हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट जो किसी भी एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली रिपीट करके पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में भी समझेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 आज का प्रैक्टिस सेट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में थे? दोस्तों, हरिसेन जो था वो किस राजा के पास काम करता था? आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक के पास, ऑप्शन बी कनिष्क के पास, ऑप्शन सी अकबर के पास या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के पास। दोस्तों, हरिसेन जो था किस राजा के दरबार में काम करते थे? कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त था वो कवि हरिसेन के राजा के दरबार में काम करता सॉरी कवि हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के पास काम करता था, उसी का दरबार था। डिटेल्स में थोड़ा देख लेंगे। सही उत्तर इसका समुद्रगुप्त हो जाएगा। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री थे। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कवि हरिसेन के बारे में और भी जान लेंगे। कवि हरिसेन जो था गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के दरबार में थे। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, उसी की रचना की थी। यह शिलालेख अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ पर लिखा गया था। उसी में लिखा था हरिसेन ने। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और विजय का उल्लेख है। इतिहासकारों का मानना है कि इसकी रचना संभवतः समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ से पहले की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, हरिसेन और समुद्रगुप्त के जो शिलालेख के बारे में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, होयसला मंदिर मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित शैलियों में से किसका एक आदर्श उदाहरण है? होयसला मंदिर ये है दोस्तों, और ये किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है नागर शैली, ऑप्शन बी वेसर शैली, ऑप्शन सी द्रविड़ शैली या फिर ऑप्शन डी पाला शैली। दोस्तों, होयसला मंदिर जो है ये वास्तुकला किन शैलियों के आदर्श उदाहरण है? वो है वैसर शैली। वैसर शैली ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसर शैली जो है होयसला मंदिर वास्तुकला की शैलियों में से एक उदाहरण है। थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। वैसर शैली है जो बेलूर, हेल्बीड और सोमनाथपुरा में होयसला मंदिर वैसर शैली के प्रमुख उदाहरण है। याद रखेंगे दोस्तों, मंदिरों से रिलेटेड ये हमेशा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और थोड़ा पॉइंट्स में देखेंगे। होयसल मंदिर जो है वो कर्नाटक के हलेबीडु में है और कहीं कहीं हेल्बीड भी लिखा होता है। ये मंदिर बेलूर से 16 किलोमीटर, हसन से 31 किलोमीटर और मैसूर से 150 किलोमीटर दूर है। होयसल मंदिर का समूह बेलूर, हेल्बीड और सोमनाथपुरम में है। होयसल मंदिरों को बनाने का श्रेय होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन को जाता है। याद रखेंगे, होयसल मंदिरों को राजा विष्णुवर्धन ने बनाया था। होयसल मंदिरों का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। होयसल मंदिरों को द्रविड़ और नागर शैली में बनाया गया है। याद रखेंगे, कहाँ बनाया गया है? द्रविड़ और नागर शैली में। यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, होयसल मंदिर के बारे में थोड़ा और जानेंगे। होयसल मंदिरों को बनाने में पत्थरों पर कविता लिखी गई है। होयसल मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। होयसल मंदिर भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कि होयसल मंदिर को बनाने के लिए होयसल वंश ने अपने राज्यकाल में कई मंदिर और धार्मिक स्थल बनवाए हैं। याद रखेंगे दोस्तों ये सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ की पॉइंट्स भी देख लेंगे। कर्नाटक के नवीनतम विरासत स्थल में 12वीं और 13वीं शताब्दी के 3 मंदिर शामिल हैं, जो होयसला राजवंश की अद्वितीय मंदिर वास्तुकला और कलात्मकता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर, हेलीबीड में होयसलर्स मंदिर और सोमनाथपुरम का केशव मंदिर। देश में मंदिरों के 2 व्यापक क्रम उत्तर में नगर और दक्षिण में द्रविड़ के रूप में जाने जाते हैं। कई बार मंदिरों की वैसर शैली को भी एक स्वतंत्र शैली के रूप में भी पाया जाता है, जिसे नागरा और द्रविड़ के चुनिंदा मिश्रणों के माध्यम से बनाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे होयसल मंदिर के बारे में। आगे जानेंगे। आगे पूछता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों, यह है पंचतंत्र के बुक और इसका राइटर कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी
विष्णु शर्मा या फिर ऑप्शन डी श्री हर्ष। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है? बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चंस और बार बार पूछा जाता है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका जवाब हो जाएंगे विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। कुछ पॉइंट्स में देखेंगे, विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र का तात्पर्य अंतर संबंधी पशु दंतक कथाओं के प्राचीन भारतीय संग्रह से है और इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसे 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था और यह सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में से एक है। पंचतंत्र का अन्य भाषाओं जैसे फारसी, सीरियाई और अरबी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान थे। याद रखेंगे दोस्तों पंचतंत्र के बारे में। कुछ ऑप्शंस हैं इसके, कुछ ऑप्शंस में भी देख लेंगे। ऑप्शंस में थे कालिदास। कालिदास एक संस्कृत लेखक थे जिनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास ने लिखी है, मेघदूत ये भी कालिदास ने लिखी है और रघुवंश ये भी कालिदास ने लिखी है। वाल्मीकि के बारे में जानेंगे। वाल्मीकि सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में रामायण भी शामिल है, याद रखेंगे। श्रीहर्ष जो कि 12वीं शताब्दी के एक संस्कृत कवि और दार्शनिक थे और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में नवसाद चरित्र आदि शामिल हैं, याद रखेंगे। ये सारे कवि और इसके किताबों के बारे में जो क्या क्या लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है ब्लैक पैगोडा, एक मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं ए खजुराहो, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी मदुरई या फिर ऑप्शन डी महाबलीपुरम। दोस्तों ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है और किन्हें कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोणार्क। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में, जो कि कोणार्क का एक मंदिर है जो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो उड़ीसा में, जिसे कोणार्क मंदिर कहते हैं। आगे जानेंगे डिटेल्स में। कोणार्क में स्थित जो सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, याद रखेंगे। कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क सूर्य मंदिर समुद्र के करीब स्थित है और इसलिए यूरोपीय नाविकों ने इसे शानदार मंदिर को एक नौवहन बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया था। मंदिर का पुण्य स्थल या विशाल मीनार काले रंग का दिखाई देता है और इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहा गया है, याद रखेंगे क्यों कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। पैगोडा एक हिंदू या बौद्ध मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर काले ग्रेफाइट का उपयोग करके निर्मित भारत की विरासत का एक वास्तुशिल्प चमत्कार है और इसलिए यह मंदिर काले रंग का दिखाई देता है, याद रखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में, जो कि उड़ीसा में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है हॉकी से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी शतरंज से या फिर ऑप्शन डी क्रिकेट से। दोस्तों गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्रिकेट है, तो इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुगली शब्द जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से है। डिटेल्स में भी देखेंगे। गुगली शब्द क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। यह एक प्रकार की स्पिनर गेंद होती है जिसे दाएं हाथ के गेंदबाज फेंकते हैं। गुगली गेंद को लेग स्पिन के एक्शन से फेंका जाता है। यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आती है और फिर अंदर की ओर घूम जाती है। बैट्समैन इसे भांप नहीं पाते हैं और गेंद विकेट या पैड्स में घुस जाती है, याद रखेंगे। गुगली शब्द इसे कहा गया है जो क्रिकेट से संबंधित है। और थोड़ा पॉइंट्स में देखेंगे। गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। गुगली दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद का एक प्रकार है। क्रिकेट से संबंधित अन्य कुछ जो शब्द हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी याद रखेंगे ध्यान से। टॉस क्रिकेट से संबंधित है। रन भी क्रिकेट से संबंधित है। विकेट क्रिकेट से संबंधित है। पिच भी है। क्रीज, पवेलियन, विकेट कीपर, ओवर, मैडन ओवर, फॉलो ऑन, एसेज, कैच, बोल्ड, स्टंप, आउट, रन आउट, LBW, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवरथ्रो, बाय, लेग बाय, कवर ड्राई और आदि, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। एक बार देख लेंगे इसको अच्छे से, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आगे देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ और गेम्स हैं, जैसे हॉकी से संबंधित कुछ शब्दावली हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे बुली शब्द हॉकी से संबंधित है, सडन डेथ हॉकी से संबंधित है, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी, ये सब हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कुछ वर्ड्स हैं, जैसे किक है, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफ साइड, हिट ट्रिक, फाउल, स्टॉपर, मूव, साइड बैक, पास, बेस्टलाइन, रिबाउंड, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। और शतरंज से संबंधित कुछ शब्द हैं, वो है ग्रैंड मास्टर, गैम्बिट, किंग्स इंडियन, डिफेंस आदि, ये सब शतरंज से संबंधित है। ये गेम्स सारे याद रखेंगे और उससे जुड़े कुछ शब्द ये भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों आपके ऑप्शन है महरवाल गज सिंह, ऑप्शन बी महाराजा रणधीर पाल, ऑप्शन सी राम सिंह या फिर ऑप्शन डी हम्मीर देव। दोस्तों चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ऑप्शन डी हम्मीर देव हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। हम्मीर देव जो था वो चौहान वंश का अंतिम शासक था, जो पृथ्वीराज चौहान ने इसकी स्थापना की थी, याद रखेंगे। अंतिम शासक हम्मीर देव था। डिटेल्स में देखेंगे, सही उत्तर इसका हमीर देव हो जाएगा। हमीर देव चौहान, जिन्हें हमीर देव के नाम से भी जाना जाता है, मध्ययुगीन काल में राजस्थान के एक महान राजा थे। वह चौहान वंश का अंतिम शासक था जिसने आधुनिक काल में रणथंभौर पर शासन किया था। रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम्मीर देव ने वर्तमान राजस्थान में रणथंभौर के आसपास केंद्रित एक राज्य पर शासन किया था। हम्मीर देव चमन राजा जैत सिम्हा, जठरा सिंह और रानी हीरा देवी का एक पुत्र था, याद रखेंगे दोस्तों चौहान वंश के बारे में। आगे देखेंगे चौहान वंश के बारे में कुछ और भी बातें। चौहान वंश के राजाओं ने 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था, याद रखेंगे। चौहान वंश के राजाओं ने दिल्ली पर भी शासन किया था। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी थे। चौहान वंश के एक ही शक्तिशाली सम्राट थे, वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने मार डाला था, याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बाद उनके पुत्र गोविंद राज को अजमेर के सिंहासन पर राजा नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे। और पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई हरिराज ने गोविंद राज को हटा दिया था, याद रखेंगे। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने जो मार डाला था वो तराइन का युद्ध था। तराइन का भी युद्ध एक बार पढ़ लेंगे, जो कि 1191 और 1193 में भी हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो भी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंसुलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों यह है इंसुलिन और इसकी खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी फ्रेडरिक बैटिंग, ऑप्शन सी जेम्स वॉट या फिर ऑप्शन डी सर FG हॉपकिंस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटिंग, फ्रेडरिक बैटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक बैटिंग ने की थी। थोड़ा डिटेल्स में भी देखेंगे। कनाडा के चिकित्सा और वैज्ञानिक सर फ्रेडरिक ग्राड बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने साल 1921 में इंसुलिन की खोज की थी, याद रखेंगे। कब की थी, 1921 में। यह खोज टोरंटो विश्वविद्यालय की जॉन मैक्लियोड की प्रयोगशाला में हुई थी। इंसुलिन की खोज के लिए साल 1923 में बैटिंग और बेस्ट को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखेंगे। किसको किसको, बैटिंग और बेस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1923 में, किसके लिए, इंसुलिन की खोज के लिए। और भी कुछ आविष्कारक है जो इम्पोर्टेंट है, उसके विज्ञानकर्ता भी देख लेंगे और आविष्कारक इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसने क्या खोज की थी, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। फ्रेडरिक बैटिंग ने किसकी खोज की थी, इंसुलिन के सह खोजकर्ता। और जेम्स वॉट ने किसकी खोज की थी, भाप का इंजन, जिसे जेम्स वॉट ने खोजी थी। और सर FG हॉपकिंस ने किसकी खोज की थी, वो विटामिन की खोज की थी, किसने, हॉपकिंस ने, याद रखेंगे ये सारे खोजकर्ता और आविष्कारक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों ये एक टूरिज्म डे है, वर्ल्ड टूरिज्म डे और विश्व पर्यटन दिवस जो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 16 फरवरी को, ऑप्शन बी 27 सितंबर को, ऑप्शन सी 29 सितंबर को या फिर ऑप्शन डी 27 अक्टूबर को। दोस्तों ये हर बार एग्ज़ाम में रिपीट करके पूछा गया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में हमेशा देखने को मिलता है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 सितंबर। आगे देखेंगे डिटेल्स में।
सही उत्तर 27 सितंबर है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह 1970 में इस दिन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के नियम को अपनाया गया था, जिसे वैश्विक पर्यटन में एक मील का पत्थर माना जाता है। UNWTO ने 27 सितंबर 1980 को पहला विश्व पर्यटन दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था, याद रखेंगे। इसके कुछ की पॉइंट्स भी देख लेंगे। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को प्रभावित करने में पर्यटन के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। वर्तमान समय में पर्यटन क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90% विश्व विरासत स्थल ग्रामीण समुदायों में महामारी परिणाम स्वरूप बंद हो गई है और इसके कारण युवा लोगों के बेरोजगार होने की संभावना 3 गुना अधिक हो गई है। याद रखेंगे दोस्तों पर्यटन दिवस के बारे में 27 सितंबर को जो मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? दोस्तों इसके ऑप्शन है ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1920 में या फिर ऑप्शन डी 1928 में। ये ओलंपिक के रिंग्स हैं जो कि अलग अलग कलर्स में अलग अलग देशों को निर्दिष्ट करते हैं और ये पहचान भी देते हैं अपने अपने देशों का। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1900 में, जो कि भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे डिटेल्स में। ओलंपिक खेलों प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक ने पहली बार ग्रीक गॉड जियस के सम्मान में खेला गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1894 में फ्रांस के बैरन पियर डी कॉबर्टिन के प्रयासों से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को स्विट्जरलैंड के सैक्सन में हुई थी। 1913 में जो ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था, आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया था और 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स ओलंपिक खेलों के लिए। और भारत ने कब भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेंगे। ओलंपिक में भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन पिचर्ड के साथ 2 पदक, दोनों रजत मिले थे, जो कि ब्रॉन्ज मेडल होता है। वो ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एशियाई राष्ट्र बने थे। राष्ट्र ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में से एक टीम भेजी थी। भारत ने तब से प्रत्येक ग्रीष्मकालीन से भाग लिया है और भारत ने 1964 से शुरू होने वाले कई शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया है। इसलिए इस प्रकार भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो IAEA है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो कहाँ स्थित है? आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए है वियना में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है जिनेवा में या फिर ऑप्शन डी पेरिस में। दोस्तों IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, वो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियना में ये एजेंसी है। थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। IAEA परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर सरकारी फोरम है। यह परमाणु प्रौद्योगिकी की खोज और विविध उपयोग के लिए एक जिम्मेदार है। इसके दुनिया भर में 171 सदस्य देश हैं। याद रखेंगे, 171 सदस्य देश है। यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? दोस्तों यह है सबसे बड़ी खाड़ी और ये कौन सी है? आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी है मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी हॉर्मुज की जल डमरू मध्य। दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है? तो वो मैक्सिको की खाड़ी है, जो संसार में सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी। थोड़ा डिटेल्स में भी देखेंगे। मैक्सिको की खाड़ी विश्व के सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक है। सॉरी दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी ही विश्व में सबसे बड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से एक घिरी हुई है। खाड़ी का प्रवाह जो एक गर्म धारा है, दुनिया के सबसे मजबूत समुद्री धाराओं में से एक है। खाड़ी प्रवाह कुल अमेरिकी आर्द्र भूमि के 28% का प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखेंगे,
बंगाल की खाड़ी। वहीं बंगाल की खाड़ी भौगोलिक दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। यह हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और इंडो चीन प्रायद्वीप के बीच बंगाल क्षेत्र में स्थित है। यह एक त्रिभुजाकार खाड़ी है। यह खाड़ी पश्चिम में ज़्यादातर भारत और उत्तर में बांग्लादेश और पूर्व में बर्मा, म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से घिरी हुई है, याद रखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी लिखेंगे। और संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी, वो याद रखेंगे। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। दोस्तों यह है पृथ्वी और यह है सबसे भीतरी परत जो अंदर में है, उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए भूपरपट्टी, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी मेंटल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, उसको कोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, तो कोर कहलाती है। डिटेल्स में भी देखेंगे। कोर पृथ्वी के सबसे भीतरी परत और पृथ्वी का एक केंद्र माना जाता है जो सेंटर पॉइंट पे होता है। यह लगभग 3500 किलोमीटर के दायरे में होती है। माना जाता है कि कोर के बाहरी भाग में द्रव के गुण होते हैं और कोर के अंतरम भाग को ठोस या क्रिस्टलीय कहा जाता है। इस परत को नाइफ, निकल और आयरन के नाम से भी जाना जाता है। कोर का तापमान लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस और 2750 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। पृथ्वी के इस भाग का घनत्व 17.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, याद रखेंगे कोर के बारे में। आगे देखेंगे, ये है कोर, ये है कोर बीच में जो है इसको कोर कहते हैं और ये पूरा पृथ्वी है। और सबसे ऊपरी पृष्ठ को क्रस्ट कहते हैं और सबसे भीतरी पृष्ठ को कोर। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स और ये डिटेल्स भी देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसको भी जान लेंगे। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण या खोल पृथ्वी के भूपरपट्टी के रूप में जाना जाता है। इस परत को सियाल या फिर सिलिका एल्युमिनियम भी कहते हैं। मेंटल अपने स्थान और घनत्व दोनों के संदर्भ में पृथ्वी की मध्यवर्ती परत होती है। मेंटल परत को सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। दोस्तों भारत कब संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश बना था। आपके ऑप्शन है ए 1945 को, ऑप्शन बी 1960 को, ऑप्शन सी 1947 या फिर ऑप्शन डी 1959। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ भारत देश कब बना था, 1945। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। डिटेल्स में भी देखेंगे। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा भारत ने 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में हुए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। और उसके 6 देशों के भी नाम है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं और ये इस प्रकार हैं। जो पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्याय परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये 6 पॉइंट्स याद रखेंगे। ये 6 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस दिन भारत आए थे, इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1605 में, ऑप्शन बी 1598 में, ऑप्शन सी 1600 में या फिर ऑप्शन डी 1602 में। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में भी देख लेंगे। यह रहा दोस्तों 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को याद रखेंगे। आगे देखेंगे, इसके कुछ की पॉइंट्स है। ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारियों के गवर्नर और कंपनी, जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे ये पॉइंट। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने पहुंचे थे। किसके पास पहुंचे थे, जहांगीर के पास। जहांगीर द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसने अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी थी। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। कब, 1613 को।
किसके आदेश से? जहांगीर ने परमिट दिया था। 1616 में कंपनी ने मसूलीपट्टनम में दक्षिण में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1605 ईस्वी में पुलिकेट, 1610 ईस्वी में सूरत में और 1616 ईस्वी में सूरत में बिमलीपट्टनम, 1641 ईस्वी में और कराईकल 1645 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में भारत में कारखानों की स्थापना की थी। याद रखेंगे दोस्तों, कब कब? 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, बिमलीपट्टनम 1641 में और कराईकल 1645 में खोली गई थी। डैन 1616 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। कौन? डैन पहुंचे थे। उन्होंने 1620 ईस्वी में ट्रांक्यूबार तमिलनाडु जो है और 1676 ईस्वी में सैरामपुर बंगाल में बसावट की स्थापना की थी। सैरामपुर उनका मुख्यालय था, याद रखेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो लुई 14वीं के शासनकाल के दौरान राज्य के संरक्षण में कॉलबर्ट द्वारा किया गया था। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी और कौन कौन सी कंपनी भारत आई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, भारत का प्रत्येक नागरिक जो कि भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था? दोस्तों आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्निवालिस या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन ऑप्शन सी लॉर्ड कार्निवालिस ने कहा था। यह है लॉर्ड कार्निवालिस और इन्होंने ही कहा था कि भारत का हर एक नागरिक एक भ्रष्ट है। आगे देखेंगे डिटेल्स में, इसकी डिटेल्स में कुछ ऐसा है नहीं। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कार्निवालिस का है और इसी ने कहा था, इससे ज़्यादा और नहीं पूछा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शीशे का सिक्का जारी किया था? दोस्तों यह शीशे का सिक्का है, किसने जारी किया था? आपके ऑप्शन है ए शिशुनाग ने, ऑप्शन बी कुषाण ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने और ऑप्शन डी सातवाहन वंश ने। दोस्तों किस राजवंश ने शीशे का सिक्का जारी किया था? तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा सातवाहन। शीशे का सिक्का किसने जारी किया था? सातवाहन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश ने शीशे का सिक्का जारी किया था। डिटेल्स में भी देखेंगे, शीशे के सिक्के सबसे पहले सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाए थे। सातवाहन वंश के राजाओं ने चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन और कांसे के सिक्के चलाए थे। सातवाहन वंश के राजाओं ने वर्तमान आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में राज किया था। इस क्षेत्र में शीशे के खनिज भी भरपूर होने की वजह से सातवाहनों ने व्यापक रूप से शीशे का सिक्के का इस्तेमाल किया था। याद रखेंगे सातवाहन वंश के बारे में। आगे थोड़ा डिटेल्स में भी देख लेंगे सातवाहन वंश के बारे में। कुछ और भी जानकारियां हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सातवाहनों ने गोदावरी से नर्मदा नदी घाटियों तक फैले एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया था। सातवाहनों को बौद्ध धर्म का संरक्षण करने और बौद्ध संस्थानों का समर्थन करने के लिए भी जाना जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के शासन में सातवाहन वंश अपने चरम पर था। गौतमी पुत्र सतकर्णी की मृत्यु के बाद राजवंश को गिरावट का सामना करना पड़ा था और कई छोटे राज्यों में भी बढ़ गया था। याद रखेंगे सारे पॉइंट। सातवाहन के बारे में किसने की थी? सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? दोस्तों ये है इलाहाबाद स्तंभ, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन से ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी अशोक। दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था? तो यह समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ में भी कुछ लिखा हुआ है, ये भी पूछा जाता है। और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल में? राजा समुद्रगुप्त के। आगे बढ़ेंगे, डिटेल्स में भी देख लेंगे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रमाण पत्र की रचना की थी और उसमें उस शिलालेख में जो लिखा है वो किसने लिखा था? हरिसेन ने। यह स्तंभ अशोक द्वारा 6 शताब्दी पूर्व निर्मित एक अशोक स्तंभ है। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है और इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्यों की सीमा का उल्लेख है। इस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर के 9 राजाओं को हराया था, दक्षिण में 12 राजाओं को और सभी 8वीं राजाओं को गुलाम बना लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। आगे देखेंगे,
आगे भी कुछ पॉइंट्स है। हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद प्रशस्ति की कोई तिथि नहीं है और इसी कारण से इतिहासकारों से माना है कि इसकी रचना संभवतः समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ से पहले की गई थी। इसकी डेट निश्चित नहीं हुई है, इसलिए यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त के यज्ञ से पहले इसको बनाया गया था। उन्होंने इस आधार पर इसका विरोध किया कि समुद्रगुप्त द्वारा पूर्ण किए गए अश्वमेध यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है। इलाहाबाद प्रशस्ति को मूल रूप से इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण गया था। बाद में इसे इलाहाबाद किले में भी हटा दिया गया। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम रिलेटेड सब इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ये है और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था बच्चा मनुष्य का पिता होता है। आगे देखेंगे डिटेल्स में। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। यह कथन वर्ड्सवर्थ की कविता माई हार्ट लीप्स अप की 7वीं पंक्ति से लिया गया है। यह कविता साल 1802 में लिखी गई थी। इसे द रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, इसे द रेनबो के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। यह कथन लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह बना चुका है। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे। इस कथन का मतलब है कि इस किसी व्यक्ति के बचपन के व्यवहार और गतिविधियों ने उसके व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वर्ड्सवर्थ ने इस कथन का इस्तेमाल सकारात्मक अर्थों में किया है। उनका कहना है कि हर बड़ा आदमी कभी बच्चा था और बूढ़े होने के बाद भी उसके अंदर हमेशा एक बच्चा मौजूद रहता है। याद रखेंगे किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने। उसका मानना है कि बचपन खत्म हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके ऑप्शन है S.A. डांगे ने, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, या फिर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। आगे देखेंगे डिटेल्स में। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। किसे? जयप्रकाश नारायण को। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्हें 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण को। उन्हें 1999 में मरने के बाद भारत रत्न दिया गया था। वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। संपूर्ण क्रांति का नारा पहली बार जयप्रकाश नारायण ने उठाया था। याद रखेंगे, पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। प्रसिद्ध सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई थी। ये सारे पॉइंट्स जयप्रकाश नारायण के बारे में याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए किया गया था, जो कि ऑप्शन में महात्मा गांधी थे। इसलिए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने 1894 में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। S.A. डांगे ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य बन गए थे। पूछा जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो S.A. डांगे थे। याद रखेंगे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। याद रखेंगे, ये तीनों लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तीनों के नाम याद रखेंगे, राम मनोहर, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान फोटो पहचान पत्र जो कि इपिक का प्रयोग प्रारंभ किया गया था? दोस्तों, आपके ऑप्शन से ए 1992 से, ऑप्शन बी 1993 से, ऑप्शन सी 1995 से, या फिर ऑप्शन डी 2001 से। दोस्तों, किस वर्ष भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान फोटो पहचान पत्र प्रारंभ किया गया था? तो 1993 से। 1993 से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1993 से मतदान फोटो पहचान पत्र शुरू कर दिया गया था। आगे जानेंगे डिटेल्स में।
मतदाता फोटो का पहचान पत्र। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र का उपयोग निश्चित रूप से चुनावी प्रक्रिया को सरल, सुगम और तेज बना रहा है। चुनाव आयोग द्वारा 1993 में चुनाव में फर्जी मतदान और मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया था। कब से? 1993 से, याद रखेंगे। मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को ईपिक जारी करने का आधार है। निर्वाचक नामावली के आमतौर पर हर साल 1 जनवरी को अर्हक तिथि के रूप में संशोधित किया जाता है। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स। आगे भी देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं। वोट देने के लिए योग्यता और महत्व क्या होना चाहिए? प्रत्येक भारतीय नागरिक जो उस तिथि के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करता है, मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र है और इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार जब वह तालिका में पंजीकृत हो जाता है तो वह एक ईपिक प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ईपिक के बारे में और कुछ जानकारी है। ईपिक जारी करने की योजना इसलिए एक सतत और सही जानकारी प्रक्रिया है जिसे पूरा करने की कोई सीमा तय नहीं की जा सकती है, क्योंकि निर्वाचकों का पंजीकरण एक सतत और जारी प्रक्रिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के बीच एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने पर अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के अधिकार के लिए पात्र होने के कारण है। चुनाव आयोग का सह निरंतर प्रयास है कि पिछले अभियानों में छूटे गए मतदाताओं के साथ साथ नए मतदाताओं को भी ईपिक प्रदान किया जाए। वोटर के लिए ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, दामोदर घाटी निगम जो कि डीवीसी है, कब हुई थी इसकी स्थापना? आपके ऑप्शन से 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में या फिर ऑप्शन डी 1948 में। दोस्तों, यह है दामोदर घाटी परियोजना जो कि तेनू घाट में है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में डीवीसी की स्थापना हुई थी दामोदर घाटी निगम की। डिटेल्स में भी देखेंगे। दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। इसे भारत के पहले बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना माना जाता है। इस परियोजना का मकसद था कि पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों को जल विद्युत शक्ति मिले और बाढ़ को रोका जा सके। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डीवीसी की सिंचाई और नहर प्रणाली 1964 में पश्चिम बंगाल की सरकार को सौंप दी गई थी। 10 डीवीसी पावर स्टेशन में मेजिया थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन, मैथन हाइडल स्टेशन, पंचशील हाइडल स्टेशन और तिलैया हाइडल स्टेशन शामिल हैं। ये 10 डीवीसी पावर स्टेशन में आते हैं। आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बैरन आइलैंड का ज्वालामुखी, ऑप्शन बी माउंट वेसुवियस, ऑप्शन सी माउंट एटना या फिर ऑप्शन डी कोटोपेक्सी। दोस्तों, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। माउंट वेसुवियस एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। जब कोई ज्वालामुखी लंबे समय तक नहीं फूटता है लेकिन अचानक सक्रिय हो सकता है तो प्रस्तुत ज्वालामुखी कहा जाता है। अलास्का में माउंट कटमई और तंजानिया में माउंट किलिमंजारो निष्क्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ देख लेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? यदि वर्तमान समय में भी ज्वालामुखी उद्गार नियमित रूप से होते रहते हैं तो ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जापान में माउंट फुजियामा, भूमध्य सागर में माउंट स्ट्रॉबोली है और बैरन द्वीप में स्थित ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? आपके ऑप्शन हैं भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, लाल सागर और अरब सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को या फिर भूमध्य सागर और अरब सागर को। दोस्तों, स्वेज नहर है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। स्वेज नहर के बारे में कौन सी किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर और ये जो है ये स्वेज नहर है। ये इसको दोनों को जोड़ती है। एक नहर है जो दोनों सागर को एक करती है। आगे देखेंगे डिटेल्स में।
स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह यूरोप और एशिया के बीच अधिक प्रत्यक्ष जल यात्रा के लिए पथ बनाता है। अनिवार्य रूप से उत्तरी महाद्वीप से हिंद महासागर के लिए अफ्रीका महाद्वीप को प्रसारित करने के बिना मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। जल मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है और 1869 में शुरू होने के बाद यह विवाद केंद्र में रहा है। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स। आगे देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। स्वेज नहर जो मिस्र के भूमध्य सागर पर पोर्ट सईद से 120 मील दूर दक्षिण में फैली हुई है। जो स्वेज नहर जो स्वेज खाड़ी के उत्तरी तटों पर स्थित है। नहर सिनाई के प्रायद्वीप से मिस्र के अधिकांश भाग को विभाजित करती है। इसे बनाने में 10 साल लगे थे। 17 नवंबर 1869 को इसे आधिकारिक रूप से खोल दिया गया था। याद रखेंगे स्वेज नहर के बारे में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए मल्टीमीटर का, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। ये हाइड्रोमीटर किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है इसका गुरुत्व को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हाइड्रोमीटर या वायुमापी तरलों के विशिष्ट गुरुत्व के माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। विशिष्ट गुरुत्व तरल के द्रव्यमान और शुद्ध पानी के समान आयतन के द्रव्यमान का अनुपात है। क्योंकि तरल का घनत्व तापमान के साथ परिवर्तित होता है, हाइड्रोमीटर अलग अलग संदर्भ और प्रतिरूप तापमानों के लिए आशंकित होता है। हाइड्रोमीटर अलग अलग प्रयोगों जैसे दूध के घनत्व चिकनापन के माप के लिए, लैक्टोमीटर तरल में चीनी के घनत्व के माप के लिए, स्पिरिट में अल्कोहल के उच्चतम स्तर के माप के लिए, अल्कोहल मीटर के लिए आशंकित होता है। याद रखेंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को आपको जवाब देना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरे थे। आपके ऑप्शन हैं ए 1979 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1989 में, या फिर ऑप्शन डी 1959 को। दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरे थे, ये जवाब आपको कमेंट्स में देने हैं। इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा। सॉरी बता ही देता हूँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा में किस वर्ष गए थे, तो 1969 में गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में भी देख लेंगे। अपोलो 11 जो 16 जुलाई से 24 जुलाई तक 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसने पहली बार मानव को चंद्र पर उतारा था। ये भी पूछा जाता है किस यान से उतरा था, तो अपोलो 11 से। अपोलो 11 को सैटर्न वी रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा के मैरिट द्वीप पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चंद्र मॉड्यूल पायलट बीज एल्ड्रिन ने 20 जुलाई 1969 को अपोलो लूनर मॉडल ईगल को उतारा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखेंगे 1969 में। इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे। लूना जो कि 1959 को प्रमोचित पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। लूना 24 मानव रहित सोवियत चंद्र जांच मिशन के लिए एक श्रृंखला 1959 और 1976 के बीच में शुरू की गई थी। 1979 में भारत में निर्मित पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर 1 नाम से लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा भेजी गई छवियों का उपयोग जल विज्ञान और वानिकी और समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाता है। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स जो कि चंद्रमा पर उतरने वाले ये सब यान हैं। हमारा क्वेश्चन तो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर मेरे क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोस आप तक मिलते रहे और अपना ख्याल रखते रहिएगा। ओके बाय, गुड नाइट और मिलते हैं अगले वीडियो में।